नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हुए आज आपके लिए लेकर के आई हूँ भक्ति काल की निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की पाद प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रश्नों को। प्रेमाश्रयी काव्यधारा के ऊपर आज हम लगभग 50 प्रश्नों को यहाँ पर या 50 प्लस प्रश्नों को लेने वाले हैं, जो कि सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं। और आप सभी जानते हैं ये जो क्लासेज यहाँ पर आपको दी जा रही हैं ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी इन सभी को देखते हुए इनकी तैयारी के रूप में, क्योंकि अभी इनकी डेट संभावित नहीं है तो इनकी तैयारी यहाँ पर विशेष रूप से कराई जा रही है। और इनमें लगभग हम 7000 प्रश्नों की सीरीज को चला रहे हैं, जो कि सभी वस्तुनिष्ठ होंगे और सभी आपके पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें हमने आदिकाल समाप्त कर दिया है। भक्तिकाल की आज हमारी ये चौथी क्लास है। इस क्लास में हम आपको लगभग 50 प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को प्रेमाश्रयी शाखा नाम किसने दिया? प्रेमाश्रयी शाखा, जो कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है, इसे प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। तो ये नाम किसने दिया? ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, रोमांटिक कथा काव्यधारा सूफी काव्यधारा का नाम किसने दिया? यानी जो सूफी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है उसे रोमांटिक कथा काव्यधारा नाम किसने दिया? तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहतर प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इससे पहले आप लोगों ने बहुत सर्च किए होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है सिंसियर होकर के तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों की खोज आपको ज़रूर रहती होगी। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला को मैं लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो रही हूँ और इन सब में बहुत मेहनत लगी है। और आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को ढूंढने में, उनकी प्रकृति को खोजने में, प्लस बहुत अच्छे प्रश्न जो कि एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत बेहतर हों, तो उन्हें लाने में बहुत ही ज़्यादा समय और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का खर्च होता है, जो कि हमने की है और आपके लिए की है। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें, आप अपने लक्ष्य को पा सकें, इसके लिए हमने ये क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं और इनके जो है उनको प्रकाशित भी करवाया है हिंदी सम्यक समाधान के नाम से, जिसकी किताब के लगभग 7000 प्रश्नों को लेकर के हम ये सीरीज चला रहे हैं। पूरे पाठ्यक्रम को हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ फॉर्म में लेने वाले हैं। चलिए इसका सही उत्तर देते हैं। दूसरा सही उत्तर इसका है बी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त ने सूफी काव्यधारा को रोमांटिक कथा काव्यधारा नाम दिया है। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रेमाख्यानक शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऋग्वेद। अगला है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में कौन सा कथन सही है? सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सारे कथनों को हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद सही उत्तर को लेंगे। पहला कथन कह रहा है कि मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना के सामने वाले चबूतरे को सूफी कहते हैं। दूसरा है, फकीरों को सूफी कहते हैं। तीसरा है, मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे पर बैठने वाले कीरों को सूफी कहा जाता है। तो चौथा कथन कह रहा है कि चोंगे पहनने वाले लोग सूफी कहलाते हैं। तो इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया कौन सा कथन इसमें से सही है कि सूफी किसे कहा जाता है? सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो सही है वो है सी विकल्प। सी विकल्प यानी कि मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे पर बैठने वाले जो कीर हैं, कीरों को सूफी कहा जाता है। चौथे प्रश्न का सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द का संबंध सोफिया शब्द से लगाते हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है? सूफी शब्द का संबंध जो है वो सोफिया शब्द से लगाया जाता है। इस सोफिया शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है आपको। तो इसका अर्थ है ज्ञान, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही होता है, ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्यधारा को प्रेम कथाओं का साहित्य नाम किसने दिया? प्रेमाख्यानक काव्यधारा जो रही है इसमें इसे प्रेम कथाओं का साहित्य नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? छठे नंबर का सही उत्तर क्या होगा? चलिए हम सही उत्तर ले लेते हैं। आपने अभी तक अपना आंसर टाइप कर दिया होगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी कि सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, सूफी शब्द सफ़ा से विकसित माना जाता है, जिसका अर्थ क्या है? सफ़ा का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, जिसका सही अर्थ क्या है? यह है सी विकल्प, शुद्ध और पवित्र।
यहाँ पर सफ़ा का अर्थ है शुद्ध या पवित्र। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी मत का प्रचार किस सदी से हो गया था? किस सदी से इसका प्रचार हुआ है? तो ये प्रचार हुआ है 9वीं सदी में, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। 9वीं सदी से सूफी मत का प्रचार भारत में हुआ है। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में शरीयत कर्मकांड की प्रक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रक्रिया का परिणाम वैष्णव मत। यहाँ पर वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव मत। ये कथन किसका है? तो ये कथन, चारों विकल्प हम लेते हैं, एक बार फिर से कथन को देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म में शरीयत, जिसको कर्मकांड की संज्ञा दी जा सकती है, की प्रक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफी मत है जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रक्रिया का परिणाम वैष्णव मत। ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर लेंगे। सही उत्तर है बी ऑप्शन, डॉक्टर ताराचंद, इन्होंने ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवस्था सूफी साधना की नहीं है? कौन सी अवस्था इसमें से सूफी साधना की नहीं है? तो सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर है नासूत, डी ऑप्शन। ये अवस्था जो है वो सूफी साधना की नहीं है, बल्कि सूफी साधना की 4 अवस्थाएं हैं। एक तो शरीयत, एक तरीकत और मारिफत, और चौथी है हकीकत। नासूत नहीं है। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं इनकी मिलती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दशा आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिल नहीं है? ये प्रश्न जो आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह आप इनको सॉल्व करिए। प्लस ये प्रश्न आपके जो यूजीसी नेट में लगे हुए क्वेश्चंस, यानी लगे हुए जो साहित्य का इतिहास या जो भी भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न बनते हैं, इनमें से ही मिलेंगे आपको। हाँ, अगर कुछ नया किसी कथन विशेष को या किसी रचना विशेष से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो इसमें से नहीं मिलेगा, लेकिन सामान्य प्रश्न जो हैं वो आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और बाकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी विशेष तो ये क्लास है ही। तो इसमें से अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी दशा आध्यात्मिक यात्रा की 4 मंजिल नहीं है? तो ये है 4 मंजिल नहीं है या चौथी मंजिल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जबर, डी विकल्प। ये नहीं है, यानी कि बाकी सभी हैं नासूत, मलकूत, लाहूत, और इसमें एक है जबरूत, यानी कि चौथी जो इसकी मंजिल है वो है जबरूत। जबर नहीं है, जबरूत है। अगला प्रश्न है, हंसावली के रचनाकार पूछा जा रहा है। हंसावली के रचनाकार हैं असाइद, और सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में लिखी गई ये रचना 1370 ईस्वी की प्राप्त होती है, जिसमें पाटन देश की राजकुमारी हंसावली और नायक राजकुमार हैं। ये राजस्थानी भाषा में लिखित है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है। अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उन्होंने हंसावली मतलब किस रचना को सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, तो वो है असाइद। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका पाटन देश की राजकुमारी थी? तो ये रचना हंसावली, जिसकी अभी हमने ऊपर बात की थी, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। हंसावली काव्य ग्रंथ की रचना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1370, यानी कि बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं में से मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? मुल्ला दाऊद की रचना बताया जाना है यहाँ पर। इसका सही उत्तर होगा ए विकल्प, चंदायन। अगला प्रश्न है, माता प्रसाद गुप्त ने किस काव्य का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा माना है? 16वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है चंदायन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, चंदायन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनमें से किस ग्रंथ को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है? देखिए, वैसे अगर आपसे सामान्यतया ये प्रश्न पूछा जाए कि सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो आप चंदायन को बोलेंगे, लेकिन किसी किसी के अनुसार पूछा जाता है तो हर किसी के अनुसार यहाँ पर अलग है। हर आलोचक के मत अनुसार आपको उत्तर देना है, तो आपको ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। जैसे ऊपर अभी आपने तैयार किया, यानी पहला प्रश्न जो आपने पढ़ा कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पहला ग्रंथ कौन सा है सूफी काव्य परंपरा का, तो वो है असाइद। और राम कुमार वर्मा के अनुसार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इनका प्रथम ग्रंथ इन्होंने किसको स्वीकार किया है? इन्होंने स्वीकार किया है डी ऑप्शन, चंदायन को। अगला प्रश्न है, चंदायन की नायिका का नाम क्या है? तो चंदायन की नायिका जो है उसका नाम है चंदा,
और नायक जो है इसमें ये हैं बी ऑप्शन चंदा, यहाँ पर सही है चंदायन की नायिका और इसके नायक का नाम है रूपचंद। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती का समय क्या माना है। मृगावती का समय पूछा जा रहा है जो कि है 1503, यानी कि बी ऑप्शन 1503 ईस्वी मृगावती का समय है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रेमाख्यानक काव्य को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो इनके अनुसार यानी कि शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने मृगावती को बी ऑप्शन मृगावती को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रचना मृगावती के रचनाकार कुतुबन के गुरु का क्या नाम है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कई बार और इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि इनका एक ही नाम नहीं बल्कि इनके दो नाम यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर कुतुबन के गुरु का नाम पूछा गया है जो कि है शेख बुरहान, डी ऑप्शन सही होगा। और इनका नाम दूसरा जो है वो है बुड्डन, यानी कि अगर आपको ये नहीं लिखा मिलता तो आपको बुड्डन लिखा मिलेगा जो कि शेख बुरहान का नाम है। कुतुबन के गुरु हैं ये। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि चंदायन के रचयिता कौन है, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है। तो चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला है शेख नबी की रचना कौन सी है। शेख नबी की रचना इसमें से है ए ऑप्शन ज्ञानदीप। अगला प्रश्न है माधवानल कामकंदला किस कवि की रचना है। माधवानल कामकंदला नाम से ये किस कवि की रचना है। तो इसमें जो विकल्प आपको दिए गए हैं इनमें से किसकी है। तो ये रचना है गणपति की, डी ऑप्शन गणपति की, गणपत चंद्र गुप्त की। और माधवानल कामकंदला नाम से 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं जिसमें जो लेखक हैं एक है कल्लोल, एक है आलम और एक मिलते हैं गणपति। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको गणपति मिले हैं तो ये इनकी रचना है। अगर गणपति की जगह पर यहाँ पर वो होते आलम तो वो होते, या कल्लोल होते तो वो होते। और अगला प्रश्न है चित्रावली का संबंध कहाँ से है। चित्रावली का संबंध बी ऑप्शन रूपनगर से है। अगला प्रश्न है कामदेव की स्तुति इनमें से किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में की गई है। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में मिलती है। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन माधवानल कामकंदला। अगला प्रश्न है किस काव्य में कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। कौन सा काव्य है जिसमें कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महारस की नगर की राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो ये सही उत्तर है मधुमालती, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मधुमालती का नायक है मनोहर। अगला प्रश्न है किस काव्य में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है। इसमें से कौन सा काव्य है जिसमें कि नायक की कई पत्नियां हैं। तो उसे क्या कौन सा काव्य है ये। तो ये है किस काव्य में, यहाँ पर रचना नहीं पूछी गई, मतलब किस प्रकार के काव्य में ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सूफी काव्य, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा सूफी काव्य। सूफी काव्य के अंतर्गत नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है पद्मावत की भाषा क्या है। पद्मावत की भाषा जो है वो ठेठ ब्रज, ठेठ अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी इनमें से कौन सी है। तो इसकी भाषा जो है वो है ठेठ अवधी। ये अवधी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी बना है ये अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य जो कि पद्मावत को माना जाता है, इसकी रचना किसने की। तो इसकी रचना की है डी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न है सूफी काव्य के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है। सूफी काव्य के लिए उन्होंने क्या नाम दिया है। तो ये नाम दिया इन्होंने प्रेम काव्य, यानी कि सूफी काव्य की जगह उन्होंने इस काव्य को प्रेम काव्य कहा है। पद्मावत की रचना कब हुई। पद्मावत की रचना किस सन में मानी जाती है। तो ये है 1540 में, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जबकि इसका प्रारंभ जो है, आपसे 2 तरह के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं पद्मावत के संबंध में कि इसकी जो रचना हुई वो तो 1540 में हुई, लेकिन इसका जो प्रारंभ हुआ था रचना का वो हुआ था 1520 में।
1520 में हुआ और इसका उल्लेख इस प्रकार दिया गया है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये जायसी जी ने अपने इस काव्य में ये पंक्तियाँ दी हैं कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। 927 यहाँ पर हिजरी संवत के अनुसार है, जो कि बनता है 1520। ठीक है, तो यहाँ पर 1520 से ये आरंभ मिलता है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के आरंभ में मसनवी शैली में किसकी प्रशंसा की गई है? पद्मावत के आरंभ में मसनवी शैली में किसकी प्रशंसा की गई है? तो ये की गई है शेरशाह की प्रशंसा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में कितने खंड हैं? तो इसमें 57 खंड हैं, जो कि बी विकल्प में दिया गया है। 57 खंड यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, इसका पूर्वार्ध भाग बिल्कुल कल्पित है, किंतु उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? ये 35 नंबर का प्रश्न जो है, ये किस ग्रंथ के लिए कहा गया है? ये कहा गया है पद्मावत के लिए, कि इसका जो पहले का भाग है शुरुआत का वो कल्पित है, लेकिन जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, औ मनि जान कवित अस कीन्हा, औ मनि जान कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है जायसी जी की, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है? किस ग्रंथ में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम रखा गया है? तो इसमें सही उत्तर है पद्मावत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत की पद्मावती किसका प्रतीक है? यहाँ पर ला लिखा, इसको ता पढ़ें। पद्मावत की पद्मावती किसका प्रतीक है? क्योंकि ये प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसमें कि जो इसके पात्र हैं वो किसी न किसी प्रतीक को स्पष्ट करते हैं। तो 39 नंबर के इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है परमात्मा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा, बी ऑप्शन परमात्मा का। पद्मावत में राजा रतन सेन किसका प्रतीक है? तो इसमें जो सही उत्तर है राजा रतन सेन जो है वो मन का प्रतीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? गुरु का प्रतीक तो ये है हीरामन तोता, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नागमती वियोग खंड पद्मावत का डैश डैश डैश, यानी कि अधूरा वाक्य यहाँ पर, तो क्या कहा जाता है? मतलब कौन सा यहाँ पर भरेंगे आप, इस जो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरेंगे? आत्मा खंड, ज्ञान खंड, बुद्धि खंड, हृदय खंड। तो नागमती वियोग खंड जो है पद्मावत का क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है हृदय खंड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत का पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध इसमें से किस प्रकार का है? तो ये सी, यानी कि कल्पित है, कल्पित है, और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न लेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, हम आगे के प्रश्नों को लेंगे पहले। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रेमाख्यानक काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, वो कौन सी है? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, वो कौन सी है? सभी विशेषताओं को हम यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद सही उत्तर देंगे। ए विकल्प कह रहा है कि इस काव्य के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। दूसरा कह रहा है इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। अगला कह रहा है कि इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। अगला है इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो इसमें जो है क्या होगा आपका उत्तर सही? तो इसमें जो असत्य है वो है ये कि इस काव्य के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की हैं। राजस्थानी और अवधी में ये इसका जो है, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं सही है कि इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, ये असत्य कथन है इसका, यानी कि घा विकल्प इसका असत्य कथन है। अगला प्रश्न लेंगे, अस्थि चमरमम देह मम कथन किसका है? ये कथन है तुलसीदास जी, रत्नावली का। रत्नावली जो कि तुलसीदास जी की पत्नी थी। अस्थि चमरमम देह मम यानी कि सी रत्नावली का। अगला है मोहिका हंसेस की कोह रही पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है जायसी की। मोहिका हंसेस
की कोहरें। इस पे एक प्रसंग है। ये प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि शेर शाह ने इनकी कुरूपता का उपहास किया था। जायसी को अपने दरबार में बुलाया और फिर उनकी कुरूप चेहरे को देखा तो उसका उपहास किया। तो इन्होंने उसकी प्रतिक्रिया में ये कहा कि मोहिका हंसेस की कोहरें, यानी मुझे क्या हंस रहे हो, हंसो तो उस विधाता पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। यहाँ पर क्या गलत है, ये नहीं होना चाहिए था कि तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं किस रचना में, जिसमें कि वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इसका सही उत्तर है अखरावट, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, भूली चकोर दीढ़ मुख लावा, भूली चकोर दीढ़ मुख लावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। ये पंक्ति किस रचना से है? 48 नंबर का ये प्रश्न है। ये निम्नलिखित जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से किस रचना से ये पंक्ति है? तो ये पंक्ति है पद्मावत से, यानी कि जायसी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? 49 नंबर के इस प्रश्न का उत्तर जो है वो, क्योंकि आपने शुरुआत में ही पढ़ा, ये मसनवी शैली में लिखा गया है। मसनवी शैली का मतलब है कि 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा उसमें दिया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति कौन सी है? तो ये है, किसे माना है शुक्ल जी ने? तो ये माना है इन्होंने पद्मावत को, कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति पद्मावत है। शुक्ल जी ने पद्मावत को प्रौढ़ कृति माना है। और इसके बाद हम अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, पद्मावत में विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से हुआ है? तो ये हुआ है आषाढ़ से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आषाढ़ से। अगला प्रश्न है, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? तो ये किया है इन्होंने सैयद अशरफ, सैयद अशरफ का उल्लेख इन्होंने पद्मावत में किया है अपने गुरु के रूप में। और आज के लिए इतने ही प्रश्न हम कराएंगे। इसके आगे की जो प्रश्न हैं इस टॉपिक से वो हम कल की क्लास में करवाएंगे। आप सभी जो इसके पहले की क्लासेस हो चुकी हैं उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, या चैनल की वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह से करके मिल जाएगी। आदिकाल की समस्त क्लासेज हैं और उसके बाद में भक्तिकाल की जो शुरू हुई हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, प्लस आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर इन सभी प्लेलिस्ट को भी हम शेयर कर देंगे और साथ में आपको जो भी PDF हम प्रोवाइड करवा सकते होंगे उन्हें भी करवाएंगे। और उम्मीद है आप सभी को इस तरह के प्रश्नों से के माध्यम से अपनी तैयारी करने में आनंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी जो है मेहनत करके ये प्रश्न आप तक संजो के पहुँचाए गए हैं। और इन प्रश्नों को आप जितने बार पढ़ सकते हैं, जब तक आपका तैयार ना हो जाए उतनी बार पढ़िए, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को आप गलत करके ना आए। हाँ, कुछ विशेष प्रश्न कहीं जो अन्य किताबों में ना मिले या थोड़ा सा चैलेंजिंग बना दिया जाए पेपर, तो उसके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संयोजन इस पुस्तक में किया गया है। आप सभी जो है अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके जाएं, अपने मित्र मंडली में शेयर करें और लोगों को भी जोड़ें। प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसकी प्लेलिस्ट को टेलीग्राम लिंक से देख सकते हैं। आप सभी को कल रात 9 बजे फिर हम मिलेंगे इसी समय पर, अगले इसी टॉपिक में, यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत बनने वाले अन्य आगे के प्रश्नों को लेकर के। और इस तरह से वस्तुनिष्ठ रूप में हम आपको जो तैयारी यहाँ पर करवा रहे हैं, उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रही होगी। आपके लाइक हमें ये बताते हैं, प्लस आपके कमेंट भी हमें ये बताते हैं कि आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत ही मनोयोग से इसको देख रहे हैं। आप सबकी आगे की जो भावी शिक्षक, अभी आप भावी शिक्षक हैं, आगे वर्तमान में और भविष्य में आप होने वाले शिक्षक हैं, आप सभी के शिक्षक बनने की शुभेच्छा के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे की क्लास रात को 9 बजे कल फिर से आपको मिलेगी। तब तक के लिए सभी से नमस्कार, विदा चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।